All right, kids, welcome back to the online class. So in our previous class, we started chapter 7. हमने अपनी पिछली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया सेक्शन 2 का, चैप्टर 2 ओवरऑल सिलेबस का 7th चैप्टर, दैट वाज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. बहुत डिटेल में हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सर हर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन एक फाउंडेशन पे खड़ी हुई है, एक स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई है. ये इंटरनल फॉर्मल फ्रेमवर्क होता है, दिखाता है, और ये चार्ट फॉर्म में होता है, और ये दिखा रहा होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपस में कैसे लिंक्ड अप हुई हुई है, हर डिपार्टमेंट आपस में किस तरीके से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स, और वो वर्कर्स किन के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं. हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में इसको अंडरस्टैंड किया. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के यूजेस हमने अंडरस्टैंड किए, यूजेस को इनिशिएट किया हमने. उसके बाद हमने ये दो अलग किस्म के, बिल्कुल डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स देखी कि सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 1 भी पॉसिबल है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2 भी पॉसिबल है, एंड ये दे बोथ आर very different from each other, seems to be very different from each other. However, they both works very well इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके ही रिगार्डिंग हमने एक नोट लिखा था लास्ट क्लास में. ऑल्दो every single organization will have its own organizational structure that would be suitable to their own style and working. दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होगा, अपनी अपने स्टाइल और वर्किंग के सूटेबल के इसको सूटेबल कर जो सूट करता हो. Although they all would be somewhat different from each other, however they all would be sharing some common principles. मैंने ये बता दिया था लास्ट क्लास में कि सर हर स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होगा, लेकिन सब में कोई भी स्ट्रक्चर आप दुनिया का उठा लो, किसी भी दुनिया के बिजनेस का आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उठा लो, वो ये 3 प्रिंसिपल्स शेयर कर रहे होंगे. दे वुड बी शेयरिंग दीज 3 प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स पे बनेंगे ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो सर सवाल आ जाता है कि सर कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स. तो नोट कीजिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 कॉमन प्रिंसिपल्स. सर दुनिया का हर बिजनेस, उसका स्ट्रक्चर बनेगा तो ये 3 प्रिंसिपल्स कॉमन होंगे. दीज 3 प्रिंसिपल्स would be common to their working. Number one, level of hierarchy. Number 2, span of control. And number 3, chain of command. तो सर ये 3 प्रिंसिपल्स हमें हर स्ट्रक्चर के अंदर मिलेंगे. These 3 principles, we'll be finding them in every organizational structure, no matter what. The size is big or the size is small, no matter the organization belongs to USA, UK, Asia में Pakistan, China, or Australia. No matter the organization is a multinational or a local small area business,
3 कॉमन प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मिलेंगे आपको। लेवल ऑफ हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड। तो सर सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर ये लेवल ऑफ हायरार्की क्या होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है एंड चेन ऑफ कमांड क्या होता है। तो सर सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ हायरार्की पे। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, हमने लास्ट क्लास में ये 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखे थे। हमने लास्ट क्लास में ये 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखे थे, राइट। मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी ये तीनों प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। लेवल ऑफ हायरार्की भी मौजूद है, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी मौजूद है, चेन ऑफ कमांड भी मौजूद है। अच्छा, मजे की बात गौर से देखिएगा, या वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। गूगल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, ये गूगल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। हाँ, ये देख लो जरा, इसको डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। इसके बाद ये पीएनजी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, विच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम गूगल। आप देखो गूगल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और पीएनजी के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में सर जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। वो तो छोड़े, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देख लो, हिल्टन ग्रुप, जो हिल्टन होटल हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। आप नोट कर लें, तीनों ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आपको आइडिया नहीं हो रहा। तीनों ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स में, तीनों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में ये तीनों प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। लेवल ऑफ हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड। सवाल आता है स्टूडेंट का, सर व्हाट इज दिस लेवल ऑफ हायरार्की, चले मैं आपके सामने बता देता हूं सिंपल अल्फाज में। डिफरेंट ग्रेड्स, रैंक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिफरेंट ग्रेड्स हैं, जितने डिफरेंट रैंक्स हैं, उन्हें हम कहते हैं लेवल ऑफ हायरार्की। यहां देखिएगा, लेवल ऑफ हायरार्की, बात हो रही है लेवल ऑफ हायरार्की की। इट इज द डिफरेंट लेवल्स, ग्रेड्स और रैंक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ऑर्गेनाइजेशन में जितने ग्रेड्स हैं, जितने रैंक्स हैं, उन्हें हम लेवल ऑफ हायरार्की कहते हैं। ईच लेवल हैज अ डिफरेंट डिग्री ऑफ अथॉरिटी। People on the same level of hierarchy have the same degree of authority. मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सीईओ एक रैंक है ऑर्गेनाइजेशन में? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, क्या सीईओ, इज सीईओ अ रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन? इज सीईओ अ ग्रेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन? इज डायरेक्टर a rank, a status, a grade in an organization? Director. Is director a rank, a grade, a status, a position in the organization? Is manager, top manager, a rank, status, grade, position in an organization? Are they all same?
or do they have different degrees of authorities? Are they all same? No, sir, they are not same, right? Right? No, sir, they are not same. Right? They have different degree of authority. सीईओ का एक अलग ग्रेड है, डायरेक्टर का एक अलग ग्रेड है, टॉप मैनेजर का एक अलग ग्रेड होगा, मिडिल मैनेजर का एक अलग ग्रेड होगा, जूनियर मैनेजर का एक अलग ग्रेड होगा, सुपरवाइजर एक अलग ग्रेड होगा, एक अलग रैंक होगा। जितने ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिफरेंट रैंक्स, डिफरेंट ग्रेड्स हैं, हम उन्हें कहते हैं लेवल ऑफ हायरार्की। आपने आपने कभी ये नाम सुना है? आपने कभी ये टर्म सुना है? मैं आपसे ये टर्म पूछना चाहूंगा, हैव यू गाइज एवर हर्ड दिस टर्म? ग्रेड 17 ऑफिसर, ग्रेड 18 ऑफिसर, ग्रेड 19 ऑफिसर। हाँ भाई, मरियम और शायान का एकदम से मैसेज आया, यस यस। मुझे शायद उम्मीद है आमना नहीं सुना हुआ ना? नो, ओके। आमना, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे नादरा है, पासपोर्ट ऑफिस है, हाँ, केएमसी है, डीएमसी है, एसएमसी है, और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट इदारे हैं, हाउसिंग अथॉरिटी, हाँ, बिल्डिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो सर उन अथॉरिटीज के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के, उनमें रैंक्स मौजूद है ना, तो उन्हें हम कहते हैं ग्रेड 17 ऑफिसर, ग्रेड 18 ऑफिसर। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो जो 17 ऑफिसर है, 18 ऑफिसर है, 19 ऑफिसर है, सर वो लेवल ऑफ हिरार्की है, लेवल ऑफ हिरार्की। सही है ना? तो इसी तरीके से आप अंडरस्टैंड करो, पुलिस है, जैसे पुलिस, पुलिस में डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, रैंक्स होते हैं, हाँ। एक होता है कांस्टेबल, फिर होता है हेड कांस्टेबल, फिर होता है फिर मतलब मैं आपको डिफरेंट ग्रेड्स बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली वो नहीं पता, लेवल नहीं पता कि रैंक्स इसी ऑर्डर में है या नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन सर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, हाँ, आईजी, डीआईजी, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, दे एसएचओ, टीपीओ, दे आर ऑल डिफरेंट रैंक्स। तो इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ हायरार्की। तो याद रखिएगा, दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट रैंक्स मौजूद होंगे, डिफरेंट ग्रेड्स मौजूद होंगे। दैट इज दैट इज लेवल ऑफ हायरार्की। इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ हायरार्की, राइट? लेवल ऑफ हायरार्की के बाद हमारे, आई होप दैट लेवल ऑफ हायरार्की क्लियर होगा। अब आसान होगा, बहुत सिंपल सा है, डिफरेंट ग्रेड्स और रैंक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दैट वुड बी वेरी क्लियर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेवल ऑफ हायरार्की क्लियर है? लेवल ऑफ हायरार्की में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑलराइट, परफेक्ट, आगे चलते हैं। सर सेकंड आ जाता है हमारे पास स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नोट कीजिएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल, दिस टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ subordinates reporting directly under a manager। कि सर एक मैनेजर के अंडर कितने लोग, एक मैनेजर के अंडर कितने लोग उसे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग सबऑर्डिनेट्स हैं, वो लोग सबऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। सबऑर्डिनेट्स आर द एम्प्लॉइज हु कम्स विच कम्स अंडर अ सर्टेन मैनेजर, जो किसी एक सर्टेन मैनेजर के अंडर इंप्लॉइज आते हैं। मैनेजर जिन इंप्लॉइज को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेजर जिन जिन इंप्लॉइज को कंट्रोल कर रहा होता है, उनसे रिपोर्ट ले रहा होता है,
उस उन एम्प्लॉयज को हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पे पहले डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं। स्पैन ऑफ कंट्रोल, यहां स्पैन ऑफ कंट्रोल की डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा हूं। रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली अंडर अ मैनेजर। एक मैनेजर के अंडर कितने लोग डायरेक्टली उसको रिपोर्ट करते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब मैं आपको एक चीज इधर बताना चाहूंगा, नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बाकायदा यहां बाकायदा लिख रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा, यहां बाकायदा लिख रहा हूं। इट कैन बी वाइड और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। बच्चों, स्पैन ऑफ कंट्रोल या वाइड हो सकता है या नैरो हो सकता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल या वाइड हो सकता है या नैरो हो सकता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा इट कैन बी वाइड और नैरो। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अगर अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज रिपोर्ट कर रहे हैं, इफ देयर आर टू मैनी एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग टू अ मैनेजर, इसे हम कहेंगे वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसे हम कहेंगे वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। और अगर एक मैनेजर को कम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, देर आर फ्यू पीपल रिपोर्टिंग टू अ मैनेजर, तो हम उसे कहेंगे नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो यहां देखिएगा, आपके सामने आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ए। ये मैनेजर है, इसके अंडर दो लोग हैं। फिर ये मैनेजर है, इनके अंडर भी दो दो लोग आ रहे हैं, राइट। और फिर ये मैनेजर्स हैं, इनके अंडर भी दो दो लोग आ रहे हैं। तो सर, एक मैनेजर दो लोगों को डील कर रहा है, हम इसे कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। हम इसे कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। और इसके कंट्रास्ट ये मैनेजर है, इसके अंडर एक दो तीन चार पांच लोग आ रहे हैं। फिर वो मैनेजर है, उसके अंडर एक दो तीन चार पांच लोग आ रहे हैं। दैट मीन्स हम इसको कहेंगे वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। इससे पहले बच्चों, इससे पहले कि आप मुझसे ये सवाल पूछें कि किस नंबर पे नैरो होगा और सर किस नंबर पे वाइड होगा, मतलब सर दो पे नैरो होगा, तीन पे नैरो होगा, तो और पांच पे वाइड होगा, तो सर चार पे क्या होगा, ये सुन लीजिएगा। ये कोई नंबर डेजिग्नेटेड नहीं है कि इतने नंबर पे ये स्मॉल हो नैरो होगा और इतने नंबर पे ये वाइड कहलाएगा। बच्चों, इसका कोई डेजिग्नेटेड वो डिफाइंड नंबर नहीं है। ये मेरी और आपकी जजमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने के बाद। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखने के बाद मैं और आप जज करेंगे कि यार दिस अपियर्स टू बी अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहां 10-10 12-12 लोग मैनेजर के अंडर आते हो, लेकिन सर वो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कंसिडर की जाएगी, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखने के बाद मैं और आप कंक्लूजन करते हैं कि यार ये इज इट अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। हाउएवर, व्हाट वाज स्पैन ऑफ कंट्रोल? Number of juniors, number of people, number of employees reporting to a manager, that is span of control। मुझे बताएं, क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल क्लियर हो गया? मुझे बताएं, क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल क्लियर हो गया?
इज स्पैन ऑफ कंट्रोल क्लियर? यस प्लीज। इज स्पैन ऑफ कंट्रोल क्लियर? ठीक है। तीसरी चीज आती है हमारे पास, चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड। सर व्हाट डू वी मीन बाय चेन ऑफ कमांड? क्या होता है चेन ऑफ कमांड? प्लीज फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। मैं आपके सामने यहां पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहा हूं चेन ऑफ कमांड की। फोकस कीजिएगा प्लीज, फोकस कीजिएगा। चेन ऑफ कमांड, रूट, रूट through which orders are passed down। सर जिस रूट के थ्रू ऑर्डर्स टॉप टू बॉटम आते हैं, जिस रूट के थ्रू ऑर्डर्स टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप ऑर्गेनाइजेशन के टॉप से डाउन ऑर्डर्स जिस तरीके से आते हैं, उस रूट को हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं। उस रूट को हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं। जिस रूट से ऑर्डर्स टॉप टू बॉटम आते हैं, उस रूट को हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं। तो आप गौर से देखिएगा। अब एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं। ये तीन ये तीन ही प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। दीज थ्री प्रिंसिपल्स, ये तीन ही प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास जो हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे। They will be part of every single organizational structure that exists in the world। इसके अलावा कोई और प्रिंसिपल नहीं है। तो अब आप गौर से देखिएगा, क्या क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं? और क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं? तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के तीनों प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के तीनों प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। सर सबसे पहले लेवल ऑफ हिरार्की, सबसे पहले लेवल ऑफ हिरार्की, ये देखिएगा। सर सबसे पहले हम लेवल ऑफ हिरार्की की बात कर रहे हैं। ये देखिएगा, एक एक लेवल, ठीक है, दो लेवल, तीन लेवल और चार लेवल। मुझे बताएं, क्या बिजनेस ए के 1, 2, 3, 4, क्या बिजनेस ए के चार लेवल्स हैं? क्या बिजनेस ए के चार डिफरेंट ग्रेड्स हैं, चार डिफरेंट रैंक्स हैं, चार डिफरेंट स्टेटस हैं? राइट। तो हम इसको कहेंगे 4 लेवल्स ऑफ हायरार्की। इसको हम कहेंगे 4 लेवल्स ऑफ हायरार्की। इसके कंट्रास्ट जो बिजनेस बी है, वो जो नीचे बिजनेस बी है, 1, 2 एंड 3। सर उसके 1, 2 और 3, ये तीन लेवल्स हैं उसके, ये तीन लेवल्स हैं। तो सर इसको हम कहेंगे 3 लेवल्स ऑफ हायरार्की। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ए में हर मैनेजर के अंडर सिर्फ 2 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ए में हर मैनेजर के अंडर सिर्फ 2 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये है सर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन बी में ज्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। सर इसको हम कहते हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ज्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं।
और सर जरा चेन ऑफ कमांड देख लीजिएगा, चेन ऑफ कमांड, रूट थ्रू विच ऑर्डर्स आर पास डाउन। मुझे ये बताएं, अगर बिजनेस ए, अगर बिजनेस ए के हेड को, अगर बिजनेस ए के हेड को इसको मैसेज पहुंचाना हो, इसको, if business A's head had to pass the message to this employee, तो क्या हेड डायरेक्ट उसको मैसेज दे सकता है? जी आमना, मरियम, शायान, क्या हेड इसको डायरेक्ट मैसेज दे सकता है? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं। आमना आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट माय क्वेश्चन राइट नाउ इज, क्या हेड डायरेक्ट इसको मैसेज दे सकता है? नो सर, वेरी गुड, नो सर, है ना, वो इसको डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकता, इसको डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकता। ऑर्गेनाइजेशन इनकी आपस की पर्सनल कम्युनिकेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब वो पर्सनल कम्युनिकेशन चाहे बिजनेस के रिगार्डिंग क्यों ना हो, दिस मैनेजर in the books of organization, in the knowledge of organization, cannot communicate directly to these employees, to these employees. This the head of the organization cannot communicate directly to these employees. वो सिर्फ इन दो एम्प्लॉय से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। तो अगर इसको मैसेज पहुंचाना है सेंडर रिसीवर, अगर मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जाएगा तो नोट कीजिएगा, मैसेज जाएगा यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां। तो सर ये जो रूट है, ये जो रूट है, इसे हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। और जैसे आमना ने मैसेज में लिखा यहां पे, सर द मैसेज विल बी गोइंग थ्रू टू डिफरेंट मैनेजर्स। मैं आमना इसको एक वर्ड बस इधर चेंज करूंगा, द मैसेज वुड बी गोइंग थ्रू two different ranks, two different grades, two different hierarchies. मैसेज जाएगा लेकिन दो डिफरेंट हायरार्की से होते हुए। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड जो रूट है उसको हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं, जिसके थ्रू मैसेज पास ऑन होगा। तो यहां पर इस चेन ऑफ कमांड से रिलेटेड, यहां पे चेन ऑफ कमांड से रिलेटेड मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं, एक बात लिख रहा हूं। जैसे हमने ऊपर स्टारिक लिखा है ना, इट कैन बी वाइड और नैरो, ऐसे चेन ऑफ कमांड के लिए, ऐसे चेन ऑफ कमांड के लिए एक बात लिख रहा हूं। it can be either, it can be either long or short, long chain of command or short chain of command, long chain of command और शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। सर लॉन्ग चेन ऑफ कमांड का मतलब है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। द मैसेज passed on
goes through a lot of different levels, it is called long chain of command. And the message which passes on with few uh, s- uh, few levels of hierarchy, they are called short chain of command. तो आप नोट कीजिएगा, हम इसको इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ, बिजनेस ए हैज, ये देखो क्या लिखा हुआ, बिजनेस ए हैज अ टॉल स्ट्रक्चर, टॉल स्ट्रक्चर है, 4 लेवल्स ऑफ हिरार्की है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, और लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है। इसके कंट्रास्ट बिजनेस बी वाइड स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक टॉल होता है, टॉल, और एक वाइड होता है। तो टॉल में लेवल्स ऑफ हिरार्की ज्यादा होती है, वाइड में स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है। तो वाइड स्ट्रक्चर 3 लेवल्स ऑफ हिरार्की, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। अब मुझे बताएं, क्या ये तीनों प्रिंसिपल समझ आ गए? मुझे बताएं, क्या ये तीनों प्रिंसिपल समझ आ गए? क्या इन तीनों प्रिंसिपल्स में कोई सवाल? क्या इन तीनों प्रिंसिपल्स में कोई क्वेश्चन? आर दीज ऑल 3 प्रिंसिपल्स क्लियर? यस सर, यस, ओके। तो अब आप देखो, चेन ऑफ कमांड भी लिखा हुआ है, सिंपल पढ़ लेते हैं। चेन ऑफ कमांड सिंपल लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। This is the route through which the orders are passed down an organization. Orders passed down, इस पे बात कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। इससे पहले कि मैं यहाँ पे ये वाली बात पढ़ूं, ये जो लिखी लिखी हुई है यहाँ पे, जरा आ जाते हैं ये लोग गूगल के स्ट्रक्चर पे। आए जरा गूगल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तो देखें। सर गूगल के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को अगर गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि सर सबसे टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सबसे टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। याद करो, याद करो, यूजेस में मैंने एक बात बताई थी, यूजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्या यूजफुलनेस है, क्या यूजेस हैं। उनमें एक यूज ये था कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्लियरली शोज हु कंट्रोल्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले कौन लोग हैं, ये बड़ा आसानी से पता चल जाता है। तो आप नोट करो, सर यहां पे हमारे पास सबसे पहले गूगल में नजर आ रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे पहले नजर आ रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ग्रुप, तो सर एग्जीक्यूटिव्स मौजूद होंगे, मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव्स मौजूद हैं। और मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव्स किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखो, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ग्रुप, अब जाहिर सी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स मौजूद हैं, डायरेक्टर्स के अंडर मैनेजमेंट का ग्रुप आ रहा है, एग्जीक्यूटिव्स जिन्हें हम कहते हैं। अब उन एग्जीक्यूटिव्स के अंडर एक डिपार्टमेंट आ रहा है इंजीनियर का, इंजीनियरिंग का, एक डिपार्टमेंट आ रहा है प्रोडक्ट्स का, एक डिपार्टमेंट आ रहा है सेल्स का, एक डिपार्टमेंट आ रहा है लीगल का, और एक डिपार्टमेंट आ रहा है फाइनेंस का। क्या ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के? क्या ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मौजूद है, ठीक है, इंजीनियरिंग मौजूद है, और रिसर्च मौजूद है। तो आप नोट करो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर ये सारी चीजें आती हैं, इंजीनियरिंग है, रिसर्च है, और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स के अंडर प्रोडक्ट मैनेजमेंट आ जाती है, यूजर एक्सपीरियंस आ जाता है,
और मार्केटिंग आ जाती है। अब अच्छा, हम यहाँ पे हम यहाँ पे गूगल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पढ़ने नहीं बैठे, समझ रहे हैं सिर्फ कि यार अच्छा इस तरीके का इनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, कुछ इस तरीके से काम करता होगा। सेल्स के अंडर अमेरिका का डिवीजन आ गया, यूरोप मिडल ईस्ट और अफ्रीका का आ गया, एशिया पैसिफिक का आ गया। तो आप देखो इन सब के ये डिपार्टमेंट्स, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से काम कर रहा है। तो आपको बता दूं यहां पे भी तीन प्रिंसिपल्स नजर आएंगे हमें: लेवल ऑफ हियरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड नजर आएगा यहां पर हमें। अगर आप आगे देखो, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नाउ दिस इज वंस अगेन वन ऑफ द बिगर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, लीडर्स हैं मार्केट के, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। सर सबसे ऊपर इनका प्रेसिडेंट मौजूद है, और प्रेसिडेंट के अंडर बेबी डिपार्टमेंट मौजूद है, हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूद है, ब्यूटी डिपार्टमेंट मौजूद है, फूड डिपार्टमेंट मौजूद है, एडमिन एंड फाइनेंस डिवीजन मौजूद है। तो आप देखो प्रेसिडेंट के अंडर तमाम डिविजन्स मौजूद हैं, और फिर उन डिविजन्स के अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, अकाउंटिंग फाइनेंस आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, कस्टमर सर्विस आ जाता है। तो सर ये भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है विच अपियर्स टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम गूगल। गूगल से बिल्कुल दुनिया अलग है, लेकिन इधर भी तीन कॉमन प्रिंसिपल्स हैं: लेवल ऑफ हियरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड। सर वो यहां पे भी कॉमन है। और उसके बाद हिल्टन होटल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जहां सर सबसे टॉप पे प्रेसिडेंट मौजूद है, प्रेसिडेंट के अंडर एक वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है कॉरपोरेट सर्विसेज का, और एक वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है फाइनेंस का। मतलब दो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, एक फाइनेंस का और एक कॉरपोरेट सर्विसेज का। और सर प्रेसिडेंट के अंडर इन वाइस प्रेसिडेंट्स के अलावा होटल के जनरल मैनेजर्स भी आ रहे हैं। तमाम होटल्स के जनरल मैनेजर्स प्रेसिडेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। अब आप देखो फाइनेंस के अंडर कॉरपोरेट कंट्रोलर आ गया, कॉरपोरेट डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड एसेट मैनेजमेंट आ गया। तो सर पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, तीन चीजें यहां पे भी कॉमन है, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वी स्टडीड। जो हमने पिछले दो पढ़े उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है, इजंट इट? इज दैट राइट? लेकिन तीन चीजें कॉमन है: लेवल ऑफ हियरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं यहां पर आपके सामने देखो क्या जबरदस्त बात लिखी हुई आएगी अभी। और सर क्या खूबसूरत बात लिखी है, जिसने भी लिखी है मुझे नहीं पता किसने लिखी है, लेकिन बहुत खूबसूरत बात लिखी है। देयर इज देयर इज नो परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सर कोई परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन make its structure appropriate according to its working. However, in recent times, कोई परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। हम ये कह ही नहीं सकते कि गूगल का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दुनिया में सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, या हम ये कह ही नहीं सकते कि पीएनजी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। वी कैन नॉट से दिस, हम ये कह ही नहीं सकते। हर बिजनेस अपने अकॉर्डिंग, अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर सेट करेगा, लेकिन रीसेंट टाइम्स में मोस्ट बिजनेसेस हैव मेड देयर स्ट्रक्चर वाइडर with short chain of command.
ज्यादातर बिजनेसेस ने दुनिया भर में अभी रिसेंटली मतलब रिसेंट इमीडिएटली नहीं, पिछले 20-25 सालों में, पिछले 20-25-30 सालों में, स्पेशली आफ्टर द ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, जो पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद से दुनिया भर में वाइडर ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स आ गए. वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशंस हैव गॉन वाइड रादर देन टॉल. टॉल पहले टॉल होती थी, पहले टॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, 25-20 लेवल्स ऑफ हिरार्कीज मौजूद होती थी. लेकिन फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने लेवल्स को कम किया और ऑर्गेनाइजेशन को वाइड किया, तो शॉर्ट चेन ऑफ कमांड शॉर्ट हो गई. ऑब्वियसली विद फ्यू लेवल्स इन बिटवीन, तो चेन ऑफ कमांड कम हो गई. दिस इज यूजुअली डन बाय रिमूविंग अ होल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड डी लेयरिंग. पूरी पूरी मैनेजमेंट बीच में से हटा देते हैं, उस पूरी मैनेजमेंट को रिमूव करने को डी लेयरिंग कहते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल डी लेयरिंग. Delayering is to remove an entire management level from the hierarchy. मतलब अगर इसमें से मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ओवर हेयर हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक हिल्टन में मिलेगा, हिल्टन में हमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर मिलेगा. मैं अभी दिखा देता हूं. हाँ, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर सर ये सारे कॉरपोरेट डायरेक्टर्स और कॉरपोरेट कंट्रोलर्स को हटा दिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट्स के अंडर से इनको सपोज कर लो कि हटा दिया जाए, तो सर इसको कहते हैं डी लेयरिंग. अब जाहिर सी बात है, अगर इनको रिमूव कर दिया जाएगा तो रीजनल अकाउंटेंट वाइस प्रेसिडेंट के डायरेक्ट अंडर आ जाएगा, एक एक लेवल पूरा कम हो गया. रीजनल सेल्स मैनेजर ये इन दोनों के अंडर आ जाएगा, ठीक हो गया. इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है सर, वो जो है वो इसके अंडर आ जाएगा. तो दिस इज हाउ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वुड बी रिमूव. इसको कहते हैं डी लेयरिंग. तो सर अब सवाल ये आ जाता है कि जब हम डी लेयरिंग करते हैं, वैन पिछले 20-25 सालों में जो डी लेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉल के बजाय शॉर्ट पे काम कर रही हैं, नैरो के बजाय वाइड पे चली गई, तो सर फायदा क्या हुआ? चेन ऑफ कमांड शॉर्ट करने से फायदा क्या हुआ? नोट कीजिएगा, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ कमांड. कम्युनिकेशन इज क्विकर एंड मोर एक्यूरेट. सर कम्युनिकेशन क्विक हो गई, एक्यूरेट हो गई. टॉप मैनेजमेंट इज मोर इन टच विद लोअर मैनेजमेंट, दस इंप्रूविंग वर्कर्स मोटिवेशन. जूनियर मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट, अब बीच वाली मैनेजमेंट जब हट गई तो वो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के अंडर आ गई, उनका कांटेक्ट टॉप मैनेजमेंट से ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया. तो आप मुझे बताएं उनकी मोटिवेशन बढ़ेगी लोअर मैनेजमेंट की. वाइड span of control will allow for more delegations as there are more people to handle by senior management. सर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया, बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ने लेयर खत्म की है. जरूरी नहीं है कि सबको रिडंडेंट बना दिया, हो सकता है उस लेयर में से बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रिटेन कर ले, लेकिन हो सकता है उनका डेजिग्नेशन अब चेंज हो जाए, उनका डेजिग्नेशन चेंज हो जाए. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ज्यादा लोग हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं वो अपना काम अपने जूनियर्स को सौंपना शुरू कर देंगे कि भाई हमें अब ज्यादा लोगों को डील करना है, मैनेज करना पड़ रहा है,
और काम बढ़ गया है तो अपने काम जिम्मेदारी के साथ दूसरे लोगों को देना शुरू कर देंगे। क्या आप कर दो, कोई मसला नहीं है, यू मैनेज दिस वर्क। वर्कर्स विल फील मोर ट्रस्टेड। सर वर्कर्स जो है वो ज्यादा ट्रस्ट फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ आई? यस प्लीज, मुझे ये बताएं, इज दैट क्लियर? क्या ये चीज यहां पर क्लियर होती है? परफेक्ट परफेक्ट, आगे देखिएगा। आज की क्लास का हमारा आखिरी पॉइंट है, आज की क्लास का हमारी आखिरी हेडिंग है, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज roles, responsibilities, and interrelationship between people in organization। सर आपस में लोगों, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या रोल्स हैं, हम इस पे बात करने जा रहे हैं। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस। जल्दी इसको सिंपल पढ़ेंगे, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। सर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आर अरेंज्ड इनटू फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट का मतलब जैसे फाइनेंस एंड मार्केटिंग। फाइनेंस एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, HR ह्यूमन रिसोर्स एक फंक्शन है, सेल्स एक फंक्शन है, परचेज एक फंक्शन है, ऑपरेशन एक फंक्शन है। दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड हो जाती हैं। उनकी मैनेजमेंट फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड हो जाती है। दे यूज स्पेशलिस्ट स्किल्स इन देयर वर्क and are responsible for that particular function। फिर वो तमाम लोग उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको सारे फाइनेंस के स्पेशलिस्ट मिलेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपको सारे मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट मिलेंगे और उनका काम अपने फंक्शन से रिलेटेड है। वो अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ ये हाल, अच्छा अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब सारे मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट एक जगह बैठे हुए होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और सारे मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और सारे फाइनेंस के स्पेशलिस्ट हैं, सारे फाइनेंस के चीते बैठे हुए हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा क्या ही धमाल होगी उधर, क्या लाजवाब काम हो रहा होगा। जब सबके दिमाग मिल रहे होंगे और काम कर रहे होंगे, द रिजल्ट वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। तभी तो वो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। लेकिन इसके साथ आता है एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये आता है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट इज दैट वर्कर्स यूजुअली बिकम लॉयल टू द डिपार्टमेंट रादर देन द बिजनेस। अब वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले पूरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करके सिर्फ मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के पीछे लग जाते हैं। बस यही ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, यही ऑब्जेक्टिव है हमारे डिपार्टमेंट का पूरा हो जाना चाहिए, बाकी बिजनेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंस वाले बोलेंगे मार्केटिंग काम करे ना करे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अपना काम पूरा करेगा, ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेंगे। तो वर्कर्स बिजनेस लॉयल होने के बजाय डिपार्टमेंट के लॉयल हो जाते हैं। मैनेजर्स ऑफ ईच फंक्शनल डिपार्टमेंट आर कॉल्ड लाइन मैनेजर्स। हर डिपार्टमेंट का जो हेड है ना, हर डिपार्टमेंट का जो हेड, उसे लाइन मैनेजर कहते हैं। लाइन मैनेजर के पास पूरी अथॉरिटी होती है पूरा डिपार्टमेंट चलाने की। लाइन मैनेजर के पास पूरी अथॉरिटी होती है पूरा डिपार्टमेंट चलाने की। लाइन मैनेजर के अंडर जो मैनेजर्स आते हैं उन्हें स्टाफ मैनेजर्स कहते हैं। स्टाफ मैनेजर्स आर स्पेशलिस्ट who provide support, information and assistance to line managers। ये स्टाफ मैनेजर्स लाइन मैनेजर्स के अंडर आते हैं, ये अपने काम के स्पेशलिस्ट होते हैं और ये लाइन मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं।
मैं आपको फंक्शनल डिपार्टमेंट की एक एग्जांपल दिखाकर लाइन और स्टाफ मैनेजर शो कर देता हूं ताकि ये पार्ट हमारा खत्म हो जाए। वी आर डन विद दिस पार्ट। ये देखो, हमने लास्ट क्लास में ये OS1 ऑर्गेनाइजेशनल और OS2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 देखा था। ओवर हेयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2, आप देखो, सीईओ के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इसको फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कहते हैं। और ये जो डायरेक्टर्स है ना, ये सारे डायरेक्टर्स, इनको लाइन मैनेजर्स कहते हैं। लाइन मैनेजर्स, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाने की। पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मुराद अपना डिपार्टमेंट चलाने की अथॉरिटी इनके पास है। और ये जितने नीचे जो मैनेजर्स नजर आ रहे हैं ना, दे आर स्टाफ मैनेजर्स। ये स्टाफ मैनेजर्स हैं। दे आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर वर्क। अच्छा, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सेल्स डायरेक्टर के अंदर सेल्स मैनेजर्स आ रहे होंगे, मार्केटिंग डायरेक्टर के अंडर मार्केटिंग मैनेजर्स आ रहे होंगे, HR डायरेक्टर के अंडर HR मैनेजर्स आ रहे होंगे। दे कैन बी मोर देन वन, and they are reporting directly to the line manager. They are specialists and they assist line managers. तो ये है लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर की वर्किंग। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?